11th क्लास आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। विदाउट वेक्टर्स हमारा काम नहीं चलेगा इन 11th एंड इन 12th ऑल्सो। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट्स बिलोंग टू मैथमेटिक्स, बट हम इसको फिजिक्स में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपने भी मैथमेटिकल टूल्स किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर्स। बिफोर स्टार्टिंग वेक्टर्स लेट अस रिवाइज सम quantities. Let us check our previous knowledge. So we know we studied about physical quantities. So what are physical quantities? Answer, which can be measured. Okay, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। वन आर स्केलर, वन स्केलर एंड सम आर वेक्टर। कुछ उनमें से स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर होती हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर? सो स्केलर और वेक्टर का मतलब है यहाँ पर कि स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिनका मतलब कि जिसमें डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलने वाला। वी कॉल दोज क्वांटिटीज़ एज वेक्टर क्वांटिटीज़। कुछ अगर हम इसके एग्जांपल लेना चाहें वेक्टर क्वांटिटीज़ के, तो वी हैव डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, momentum, we denote momentum by symbol P, and force, torque, we will study torque in unit 5, and there are so many examples of vector quantities. Okay, scalar के examples क्या होंगे जिसके अंदर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है? तो स्केलर के एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर स्केलर्स। वी हैव डिस्टेंस, speed, work done, mass, time, and energy, power, etc., temperature. So there are a lot of examples about physical quantities, जिसमें से कुछ है स्केलर, कुछ है वेक्टर। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप एक क्वांटिटी के बारे में और पढ़ेंगे, दोज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज़। तो ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है कि आपको ये वर्ड पता होना चाहिए जिसके अंदर डायरेक्शन होती है बट उसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा वो है, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्शन होती भी है बट वी कांट एक्सप्रेस दिस इन, वी कांट कैटेगराइज दोज क्वांटिटीज़ एज स्केलर और वेक्टर। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आई जो मेन है हमारे पास। एक जो क्वांटिटी आई वो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आई वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है वेक्टर के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नाउ वेक्टर्स करना इतना वो क्यों है? तो उसके लिए क्या है हमारे पास, वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वी नीड वेक्टर अलजेब्रा। We have mathematical algebra and other is vector algebra. We can't add or subtract or multiply or divide vectors by mathematical algebra. So that's why we need vector algebra. So हमें आज जो करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा। उससे पहले छोटी छोटी बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें से है कि सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी लेटर, इट कैन बी कैपिटल और स्मॉल, दैट डिपेंड कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। लेट अस से मुझे वेक्टर ए लिखना है, हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो ये वेक्टर है या नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर ऐसे एक एरो लगा दूंगा, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। ओके, सिमिलरली इफ आई से दिस इज पी वेक्टर,
इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे फोर्स करना है तो दिस इज फोर्स वेक्टर, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर। एंड अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, दैट इज जस्ट राइट लेटर इन बोल्ड लेटर्स। आपको उसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, ओके। बोल्ड मतलब थोड़ा सा उसको ज़्यादा थिक बनाना है उन शब्दों को, अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज इट लाइक दिस। दिस बोथ आर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के हैं, जिसमें से अपने पास आता है इक्वल वेक्टर। जो हमारे काम के हैं हम उनको कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप 12th क्लास में मैथमेटिक्स में इसको पढ़ने वाले हैं फिर से। तो जो हमारे काम के हैं एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपने पास आता है नेगेटिव वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ओके। ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, लेकिन हम मोस्टली वेक्टर्स को दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और वो दो पार्ट्स कौन? वो दो पार्ट्स हैं पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। वन इज पोलर वेक्टर एंड अदर इज एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर होता है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पोलर वेक्टर के पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक्सियल वेक्टर के पास नहीं होता, ओके। अब एक्सियल वेक्टर जो है इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम स्टडी करेंगे रोटेशन। हमारे पास यूनिट 5 आएगी, उसमें आएगा रोटेशन। तो रोटेशन या रोटेशनल मोशन के अंदर हमें एक्सियल वेक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ओके। सो हम इसको समझ सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, ओके। अब यहाँ पर आता है इसके जो सब टाइप्स हैं, कुछ और टाइप्स। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर? तो हमने अभी भी क्या देखा कि वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होती है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? लेट अस से वी हैव ए वेक्टर ए, वी हैव वेक्टर बी। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दैट मीन्स कि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ओके। दिस इज हाउ वी कैन से इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी उनकी सेम हो, ओके। अब इसमें एक वर्ड आता है, बार बार मैग्नीट्यूड वर्ड आ रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जस्ट लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है, ओके। हमने उस बॉक्स पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया टूवर्ड ईस्ट, कि उसको हमें ईस्ट में लेकर जाना है। तो हमने इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो 50 है ये उसका मैग्नीट्यूड है, ओके। ये जो 50 है ये उसका मैग्नीट्यूड है। न्यूटन उसकी यूनिट है जिससे हमें न्यूटन उसकी तो ये न्यूटन उसकी यूनिट है जिससे हमें पता लगता है कि ये फोर्स की बात हो रही है। एंड ये जो टुवर्ड ईस्ट, ये हमने उसकी डायरेक्शन को मेंशन कर दिया। तो इसमें क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया एंड डायरेक्शन भी आ गई। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर के ऊपर एरो लगा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसके मॉडुलस लगा दीजिए। मॉडुलस मीन्स ये जो दो डंडे हमने लगाए हैं, दिस इज मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके। एंड इसकी डायरेक्शन जो है वो हमें गिवन होगी। हम इस मैग्नीट्यूड को नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल विदाउट एरो, इसको भी हम मैग्नीट्यूड ही समझते हैं। सो वी कैन से स्केलर आर वेक्टर विदाउट डायरेक्शन, ओके। तो हमें पता लगा कि इक्वल वेक्टर क्या होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ओके। जिनका मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। जीरो वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो हो
और डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वी डोंट नो द डायरेक्शन। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जिनके बीच का एंगल 0 होता है, ओके, एंड जिसका मतलब वो एक ही लाइन पर है। कोप्लेनर वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन पर है, ठीक है। तो दीज आर सम टाइप ऑफ वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वेक्टर के बारे में, वो हमारे पास आता है, हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट जो आता है वो आता है यूनिट वेक्टर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर जो हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हो 1। लेट अस से A is an vector. If the magnitude of A is 1, we call it unit vector. और इसकी निशानी क्या है? हम इसके ऊपर ऐसे टोपी पहना देते हैं एंड वी प्रोनाउंस इट एज A कैप, ओके। इस कैप का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। लेट अस से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है P जिसका मैग्नीट्यूड है 50 यूनिट्स और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो कैन यू टेल मी कि P वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो इसका होगा P कैप, जिसका यूनिट क्या होगी? जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 एंड इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? ये होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब किसी एक वेक्टर का ही हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इज दिस ओके? उसके बाद हमारे पास जो आता है, अब हमारे पास हमने किया है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन हमारे पास क्या था? मैं एक बार इसको बना देता हूँ। ये हमारे पास एक 3D फिगर है जो मैंने एक इसमें बॉक्स बनाया है। तो अगर मैं कहता हूँ कि हमें कार्टेशियन प्लेन की बात करनी है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? हमारे पास 2 प्लेन होते हैं, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2 प्लेन से मिलके बनता है। हमें पता है कि हमारे पास टोटल 3 एक्सिस होती है। कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती है। वन इज x axis, then y axis and z axis, okay. These are defined as length, breadth and height. We can take any axis as length, any axis as breadth and any axis as height. We know that we live in a 4-dimension world from which we observe 3 dimension. These 3 dimensions are length, breadth and height. If we talk about 4th dimension, the 4th dimension is time, but we can't control time. हम टाइम में आगे पीछे नहीं जा सकते, सो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लेंथ में आगे पीछे जा सकते हैं, आप रूम में आगे पीछे जा सकते हैं और दाएं बाएं जा सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं एंड किसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो वी कैन कंट्रोल दीज 3 एक्सिस बट वी कांट कंट्रोल टाइम। तो हम टाइम में फॉरवर्ड नहीं जा सकते, बैकवर्ड नहीं जा सकते। तो हम 3D ग्राफ को समझते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज ओरिजिन, देन टेक एनी one of this line as x-axis, other line as y-axis and third line as z-axis, okay. You can see we have some planes. There is a xy plane, yz plane and XZ प्लेन, ओके। सो इन प्लेन्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो मैंने अलग अलग कलर से एक बार मेंशन कर देता हूँ। ये जो है X और Y के बीच में, ये वाला प्लेन होगा हमारा XY प्लेन, ओके, जो हमें ब्लू कलर से दिख रहा है। और ये जो येलो कलर से है ये होगा हमारा Y और Z एक्सिस के बीच का प्लेन। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव की तरफ भी पूरा होगा, ठीक है। एंड ये जो रेड कलर से है ये है हमारे पास XZ प्लेन। इज दिस ओके? इस तरह से हम इस कार्टेशियन सिस्टम को समझ सकते हैं। अब जब भी हम वेक्टर को सीखते हैं तो हमें अभी इसमें सीखना है पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो उसके लिए हमें जो चाहिए वो है यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y z, ओके। तो हमने इनके कुछ नाम रखे हैं। जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा उसे हम लिखते हैं i कैप। i स्टैंड्स फॉर x एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस के लिए जो होगा वो होगा j कैप एंड z एक्सिस के लिए क्या होगा? ऑफ कोर्स k कैप। तो i कैप का मतलब क्या हुआ? वेक्टर i
आई कैप का मीनिंग हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इज 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप का मतलब क्या हुआ? जे कैप का मतलब हुआ कि डायरेक्शन इज वाई एक्सिस। जे कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर इज 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज z axis. Okay, these are unit vector along x, y and z. Now if I want to make position vector, then for position vector what do we need? It is the line joining origin it is the line joining origin and given position. Example, if I say कि draw position vector of 3 4 minus 7, how will we draw this vector? So हम क्या करेंगे? x axis के along कितना चलेंगे? 3, y axis के along 4 और z axis के along -7। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ z axis। और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा कार्टेशियन प्लेन पे, उसे हम ओरिजिन के साथ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे वो स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन होगा वो हमें क्या मिल जाएगा? एक यूनिट वेक्टर। इज दिस ओके? तो इसको अगर जब हम बनाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसका ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड टेल, जो कि होगी ओरिजिन पर, और ये जो एरो वाला हेड है इसे हम बोलते हैं हेड, जो कि कहाँ होगा? 3 4 -7 पर। ओके, इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच का वेक्टर। लेट अस से वी हैव ए ग्राफ। एक पोजीशन वेक्टर हमने कुछ इस तरह से बनाया, के कलर एक बार चेंज कर देता हूँ वेक्टर्स के लिए। तो एक हमने पोजीशन वेक्टर को बनाया कुछ इस तरह से, दूसरे पोजीशन वेक्टर को हमने बनाया इस तरह से। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज ऑफ कोर्स ओरिजिन। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओ ए एंड पोजीशन वेक्टर है ओ बी। तो हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला होगा ए बी वेक्टर और दूसरा होगा बी ए वेक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी ए? तो दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर क्या होते थे? जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर बनाना है तो मैं ए से चलूँगा बी की तरफ, ये क्या बन गया? ए बी वेक्टर। और अगर मुझे बी ए वेक्टर बनाना है तो मैं बी से चलूँगा ए की तरफ, ये मेरे पास क्या आ गया? बी ए वेक्टर। ओके, तो ये थी बेसिक नॉलेज जो हमें वेक्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर की कैलकुलेशंस, कि हम वेक्टर का अलजेब्रा किस तरह से समझ सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा जो अब हमें स्टार्ट करना है, इसके अंदर जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग जो इसमें आती है, सबसे पहले इसमें आता है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके हमारे पास है दो मेथड्स। वन इज जियोमेट्रिकल मेथड एंड अदर इज मैथमेटिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड की। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या कहता है? मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास एक वेक्टर है बी, तो इन दोनों का सम हम मान लेते हैं आएगा आर। वी कॉल आर एज रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो आर आएगा। ये जो आर है ये वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। ओके, इस चीज़ के बारे में हम अभी बात करते हैं।
लेट अस से कि मेरे पास, हम सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड की। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में जो है हमारे पास वो है, देयर आर टू लॉज, वन इज ट्रायंगल लॉ, अदर इज पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ। ओके, एंड मैथमेटिकल में क्या है कि ये जो ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो है, इसका यूज़ करके हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल में क्या होगा। तो मैं बना देता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर यहाँ है, दिस इज़ वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर यहाँ है, दिस इज़ वेक्टर बी। तो हम इसे ऐड किस तरह से करें, तो इसका तरीका क्या है। फर्स्ट स्टेप, हम शिफ्ट करेंगे वेक्टर्स को। ओके, शिफ्ट आपको कैसे करना है कि ट्रायंगल बन जाए, या शिफ्ट आपको ऐसे करना है कि पैरेललोग्राम बन जाए। पॉलीगन मीन्स विच हैज़ मोर देन 4 साइड्स, 4 और मोर देन 4 साइड्स। ओके, तो ए और बी को हम किस तरह से करेंगे, तो ये जो वेक्टर बी है हम इसे शिफ्ट करके ए के हेड पे रख देंगे। इस वेक्टर बी को शिफ्ट करके ए के हेड पर रख देंगे। ध्यान क्या रखना है कि जितना एंगल अभी ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, उतना ही एंगल यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के साथ बनाए, प्लस जितनी इसकी लेंथ यहाँ पर है उतनी ही लेंथ यहाँ पर रहे। ओके, इस तरह से हमारे पास ये बन गया वेक्टर बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, आंसर इज कंप्लीट द ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं। तो दिस विल बी द सम ऑफ a प्लस बी वी डिनोटेड बाय r। अब बात आती है कि इस r की डायरेक्शन क्या होगी, ये b से a की तरफ जाएगा, a से b की तरफ आएगा। तो इसका आंसर है कि अगर हमने पहले जिस ऑर्डर में लिया है उसके अपोजिट ऑर्डर में लेना है। यहाँ पर देखते हैं, टेल से हेड, फिर टेल से हेड, ठीक है। यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्ट होगी और यहाँ हेड टू हेड कनेक्ट होगा। तो ये होगी r वेक्टर की डायरेक्शन। इस तरह से हम जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमारा जो दूसरा वेक्टर है हम उसको शिफ्ट करते हैं पहले वेक्टर के हेड पर। वी शिफ्ट द सेकेंड वेक्टर इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टचेस द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन वी कंप्लीट द ट्रायंगल। वेक्टर्स जिसे हमें ऐड करना है मस्ट बी टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्ट विल बी टेकन इन opposite order. This is how we can add the vectors. If we want to apply parallelogram law, then what will we do? Answer, we will complete the parallelogram. तो parallelogram के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में हमने क्या किया था, हेड से उसको शिफ्ट किया था, उसके हेड पे उसके टेल को रखा था। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, हम टेल के ऊपर टेल ही रखते हैं। तो इस तरह हमारे पास ए वेक्टर था, ओके, एंड इस तरफ हमारे पास कोई बी वेक्टर था, दिस वाज ए, दिस वाज बी। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बी यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बी के पैरेलल, यहाँ पर ए के पैरेलल। ओके, एंड आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप विल बी मेक द डायगोनल of that parallelogram. This will be the sum of these two vectors. इस तरह से हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सबकी खास बात क्या है कि सभी के सभी को इनिशियल वेक्टर होंगे। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ और इसमें पैरेललोग्राम लॉ में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, इस तरह से हमने उसमें ए बनाया था, इस तरह से हमने बी बनाया था, और इस तरह से हमें आर मिला था। यहाँ पर भी आर की डायरेक्शन वही है, यानी कि हम कोई भी लॉ लगाएं आंसर सेम ही आता है। पॉलीगन लॉ में क्या होगा, जब हमारे पास 3-4 वेक्टर्स होंगे उस केस में हम क्या करते हैं, पॉलीगन कंप्लीट करते हैं एंड उसका पॉलीगन का जो लास्ट साइड होगी वो सम होगा। लेट अस से दिस इज वेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि हमें गिवन है। हमने इन सब को शिफ्ट किया हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो इन सब का समीशन क्या होगा, ये इन सब का एडिशन होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। लेकिन अब हम इसको जो है
अप्लाई नहीं करते। So this is how we can apply polygon law. ओके, तो ट्रायंगल लॉ के लिए अंदर क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में हम ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, पॉलीगन लॉ के अंदर एक पॉलीगन को कंप्लीट करते हैं। बट दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड जो कि एरर से भरा हुआ होता है, हम इसमें एरर करते ही करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब हम 9th और 10th क्लास में कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन करते हैं तो 60 डिग्री वाला कई बार 59 डिग्री बन जाता है, इसमें तो 59.9 में भी एरर आएगा। सो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए वी नीड अ फॉर्मूला। हम हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर एंगल गिवन होगा, ये वेक्टर इतना एंगल बना रहा है और उन्हें हमें ऐड करना है बाय मेकिंग सच फिगर्स, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। तो अब हम डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला बाय यूजिंग ट्राइंगल। सो आई विल राइट हेयर triangle law of vector addition. So let us derive a formula by using triangle law of vector addition. तो triangle law क्या था कि दो वेक्टर हमें लेने हैं head to head और उनका जो सम होगा वो होगा head to tail. Okay, so let me draw this diagram again. So these are two vectors, vector A and B, which are making any angle theta. तो इनका सम क्या होगा, तो we know that we will complete the triangle taken in opposite order. इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर है ये है इसका हेड, हेड के ऊपर है टेल, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, टेल के ऊपर आएगी टेल एंड यहाँ आएगा इसका हेड। सो दिस विल बी द सम। ओके, सो वी रिप्रेजेंट दिस बाय वेक्टर आर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर then complete the triangle and third side of the triangle taken in opposite order will be the sum of those two vectors. Okay, अब इसको हम डिराइव कैसे करें, इसके लिए हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। हाउ विल वी डिराइव, लेट अस से these two vectors are at some angle theta. मैंने इसको थोड़ा डॉट डॉट बढ़ा दिया आगे। अगर मैं इसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओके, लेट अस मेक अ परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर A विच इज़ एक्सटेंडेड। तो हमने इस तरह से एक वेक्टर को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया है। नाउ वी कैन नेम दिस ट्राइंगल, लेट अस से हमने ए और बी तो यूज़ कर रखा है, तो वी कैन यूज़ पी क्यू आर एस। तो हमारे पास हम आर भी यूज़ कर चुके हैं, तो इंस्टेड ऑफ आर वी कैन यूज़ एस एंड टी। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू टी, एक ट्राइंगल है क्यू एस टी। ओके, नाउ हाउ डू वी फाइंड द सम ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। हमें एक फॉर्मूला चाहिए और उसके बाद हमें ये एंगल भी निकालना है, क्योंकि हमें कंप्लीट वेक्टर निकालना है। तो हमें उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन ट्राइंगल TQS. Can you see the triangle TQS? Yes, this is triangle TQS. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सीखा था एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो आई विल राइट TQ विल बी परपेंडिकुलर, QS विल बी बेस एंड QT विल बी हाइपोटेन्यूस. ओके, इफ आई वांट टू फाइंड cos थीटा, what will be the value of cos थीटा? तो ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज B by H. What is the value of base? Answer is QS. What is the value of hypotenuse? It is QT. ओके, तो पुट करते हैं वैल्यू को, cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, B की वैल्यू क्या आई, H cos थीटा, यानी कि ये जो B है हमारा QS, इसकी वैल्यू आई H. H इज B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा. तो कैन आई राइट दिस लेंथ इज B cos थीटा। अब मन में आता है कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए A, B एंड R के रूप में। हमें R की वैल्यू निकालनी है A एंड B की टर्म में। वी डोंट नीड QS, वी डोंट नीड TS। तो हमें जो चाहिए, हम QS एंड TS की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकालेंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उन टर्म्स में। तो हमें QS पता लग गया, B cos थीटा। सिमिलरली इफ़ यू यूज़ साइन थीटा दैट विल बी P by H। कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P is equals to H sin theta. Okay, put the values. What is P? P is TS.
वट इज एच हाइपोटेन्यूस, इट इज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर डायरेक्शन, और वही क्या होता है हमारे पास वेक्टर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्यू एस की वैल्यू आ गई, टी एस की वैल्यू आ गई। नाउ यू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम, सो व्हाट विल वी डू, we will apply Pythagoras theorem in triangle PST. What will be the value of r vector का magnitude square, that is hypotenuse का square will be PS का square plus TS का square. I can write it as r square. What is PS? PS is a plus b cos theta whole square. And what is TS? TS is b sin theta whole square. Is this okay? So by applying Pythagoras theorem, that is perpendicular square plus base square is hypotenuse square, we come to know this result कि r जो है, r वेक्टर जो हमें निकालना है रिजल्टेंट, उसका आंसर ये आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करते हैं वो तो हम कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर इसको आइडेंटिटी लगा के सोल्व करते हैं। आर स्क्वेयर विल बी, what is the value of x plus y whole square? It is a square plus b square plus 2ab, and instead of b we will write cos theta, plus what will be the square of this? It will be b square sin square theta. Okay, in next step what will we do? I can write this b cos theta whole square as b square cos square theta. So I am writing in this on next slide. I got the result r square is equals to a square plus b square sin square theta and b square cos square theta plus 2ab cos theta. Okay, if I see केयरफुली, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें दिखाई देगा यहाँ से b है कॉमन, तो जब हम यहाँ से b को कॉमन लेंगे तो आई विल गेट r एज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कॉमन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab cos theta. And I think you have learned this formula. What is sin square theta plus cos square theta? It is 1. तो हमें आंसर क्या मिला? तो r की जो वैल्यू आई वो आई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab cos theta का स्क्वेयर रूट. And this is how we can find the magnitude of a vector addition. That is a square plus b square plus 2ab cos theta का under root. Now we have to find the angle also. So how do we find this angle? So I have written this as theta also. Let us change this to alpha. अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए मैं क्या करूं? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट अल्फा जो है वो है ts by ps. What is tangent theta? Answer is perpendicular by base. I can use this identity, and when you will put the value of ts, this is b sin theta and qs is b cos theta instead of ps. ps को मैं लिख सकता हूँ pq plus qs. ओके, सो हम इसे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. So what was tangent alpha? That was ts plus ps, and ps can be written as pq plus qs. What was ts? b sin theta. What is qs? What is pq? Pq is a. What is qs? b cos theta. So the angle will be b sin theta divided by a plus b cos theta, and this is the direction. डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, या वेक्टर ए के साथ कितना बना रहा है, वेक्टर बी के साथ कितना बना रहा है. ठीक है, इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. दिस इज आवर फॉर्मूला. अब हमें इसमें गिवन क्या होगा? हमें इसमें गिवन होगा वेक्टर ए
वेक्टर बी और उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, हमें आर निकालना है और अल्फा निकालना है। ठीक है, इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 20 यूनिट्स, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 यूनिट्स एंड ए और बी के बीच में एंगल है 45 डिग्री। तो हमें इन दोनों का सम निकालना है और जो रिजल्ट आएगा उसका एंगल निकालना है। ओके, सो फर्स्ट वी मेक अ डायग्राम, दिस विल बी वेक्टर ए, दिस विल बी वेक्टर बी एंड दिस विल बी आवर रिजल्ट। तो ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 40 और ये जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो आर की वैल्यू क्या होगी, हमने अभी फॉर्मूला किया था, दैट वाज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ओके, start putting the values, we will get r as a square means square of 20, what is square of 20, 400, b square 40 का square 1600 plus 2 multiply a is 20, b is 40 and cos 45 is 1 by root 2. I can rationalize it here, root 2 by into root 2, तो हमें मिला यहाँ से 400 और 1600 तो हो गया 2000 एंड यहाँ से हमारे पास आया 40 का स्क्वायर दैट इज़ 1600 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं 2 को। ठीक है, ये हमारे पास आया 800 रूट 2 का अंडर रूट यूनिट्स। हम इसे आगे सोल्व नहीं कर सकते, बट इसमें अगर आप और भी आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, रूट 2 को आप 1.4 पुट कर दीजिए। ठीक है, दैट डिपेंड क्वेश्चन के ऊपर, 1.4 पुट करना है या 1.414। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 2, इट इज़ 1.414। तो 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक आप पुट कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू ओवर एग्जामिनर की क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा है। उन्होंने कहा है कि अगर 3 डिजिट तक वैल्यू निकालनी है तो हमें 1.414 ही पुट करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से आप 100 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 20, यहाँ पे बचा 8 रूट 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 400 एंड 20 में से 4 कॉमन आया तो बचा 5, इसमें से आया तो 2 रूट 2 एंड 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। तो हमारे पास आंसर क्या आया 20 प्लस 20 अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 2 यूनिट्स। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑल्सो। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा वाज b sin थीटा, दैट वाज 40 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई a प्लस b कोस थीटा प्लस 20 प्लस 40 इंटू कोस 45। आंसर कितना आया 40 इंटू 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड में 20 प्लस 40 बाई रूट 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 40 रूट 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट 2 एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 20 रूट 2 प्लस 40, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, वी गेट 40 बाई 20 रूट 2 प्लस 40। ध्यान से देखिए 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा रूट 2 प्लस 2, 20 से 40 कटेगा तो बचेगा 2। तो हमारे पास जो है एंगल की वैल्यू आई 2/2 प्लस रूट 2। आप इसे चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर पॉइंट्स में वैल्यू निकाल कर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसमें टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे इतना भी छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ओके, दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें सब्ट्रैक्शन, कुछ और एग्जांपल देखते हैं एडिशन के, और फिर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।